नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं चुनाव इंडिया का। और इसमें आज ये डेटा सेंटर विशेष एपिसोड। आज हम बात कर रहे हैं बीते कई चुनावों से गेम चेंजर बनकर उभरे दलित और आदिवासी वोटरों की। देश की 1/4 आबादी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है और यही वजह है कि इस चुनाव में तमाम पार्टियां इनसे जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठा रही हैं। आरक्षण और संविधान को लेकर चुनावी बहस छिड़ी हुई है। आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। सबका लक्ष्य इस संविधान को बचाने का है, इस संविधान की रक्षा करने का है। अगर ये चला गया जो बीजेपी चाहती है, नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, तो पहला काम इस किताब, इस संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि यही आपका भविष्य है। ये धर्म के आधार पर देश में आरक्षण की वकालत करते हैं। ये देश का संविधान बदलकर एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है उसका हक छीनना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं। तो इसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। दलित आदिवासी वोटरों से जुड़े कुछ बड़े सवाल जो हैं या इनसे जुड़े जो फैक्टर्स हैं, उससे 5 बड़े सवाल हम इस शो के दौरान चर्चा करेंगे इन पर। तो पहला सवाल, एक बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी के साथ बने रहेंगे दलित वोटर? जो 5 बड़े सवाल हैं उनमें ये पहला सवाल है कि क्या अब दलित वोटर बीजेपी के साथ बने रहेंगे? और दूसरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस दलितों को वापस खींच पाएगी? तो इन 2 मोटे मुद्दों पर हम चर्चा से शुरुआत कर रहे हैं और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं कई मेहमान। लेकिन तीसरा सवाल भी आपको पहले बता दें कि तीसरा सवाल जो है वो क्या है। तो एक बड़ा सवाल और ये उठ रहा है कि आदिवासी वोटरों का रुझान किधर है, किस तरफ जा रहे हैं। चौथा बड़ा सवाल है कि रिजर्व दलित सीटों का गणित किसके पक्ष में जा रहा है? जो दलित सीटें रिजर्व हैं वो किस तरफ झुक रही हैं? और रिजर्व आदिवासी सीटों पर कौन मजबूत है? तो एक एक करके हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ इसके लिए मनीषा प्रियम जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और राजेंद्र तिवारी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन इस वक्त बताया गया कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं पटियाला में, और पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री की बातें और लौटेंगे हम इस चर्चा पे। जो लड़ाकू विमान से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक भारत में बना रहा है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो लिखित रूप में कहता है कि हमारे परमाणु हथियारों तक को समाप्त कर देना चाहिए। आज बुद्ध पूर्णिमा है। आज ही के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, भारत ने अणु विस्फोट करके अपनी ताकत का परिचय करवाया था। साथियों, एक तरफ आतंकवादियों को घर में घुसकर मारने का साहस, दूसरी तरफ इंडी वाले हैं जो आतंकवादियों के एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। एक तरफ मोदी सरकार है जिसने 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है जो कहता है कि आपकी कमाई, आपके खेत खलिहान का आधा हिस्सा छीन लेगा।
तो लौटते हैं हम अपने डेटा सेंटर के इस विशेष कार्यक्रम में और एक एक करके हम तमाम सवालों के जवाब लेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ मनीषा प्रियम हैं और राजेंद्र तिवारी हैं। तो जो हमने पहले 2 सवाल पूछे थे उससे शुरुआत करते हैं। मनीषा प्रियम, दलित वोटर्स जो हैं वो एक बड़ा मुद्दा है चुनावों में और इसी के लिए पार्टियां उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के साथ बने रहेंगे दलित वोटर और क्या कांग्रेस उन्हें वापस खींच पाएगी? अगर हम पिछले चुनाव को देखें तो कांग्रेस से छिटके थे ये दलित वोट। तो ये सवाल दोनों आपस में जुड़ा है, क्या बीजेपी अपने साथ रखेगी या कांग्रेस उन्हें ला पाएगी वापस? देखिए, इस सवाल में सबसे बड़ी बात यह है कि जहां बहुसंख्यक दलित हैं, उत्तर प्रदेश का जो राज्य है वहां बहन मायावती सबसे बड़ी अभी एक लिविंग लेजेंड है वो दलित पॉलिटिकल लीडरशिप में। लेकिन इस चुनाव में और पिछले विधानसभा के चुनाव में भी उत्तर प्रदेश में उनकी खासी चुप्पी रही। इस बार उनके नेफ्यू जो थे, भतीजे, उनको नेतृत्व दी गई, एक युवा नेतृत्व दिया गया। लेकिन कुछ बातें हुई कथित अकथित और मायावती को अपने भतीजे को ही स्टेप डाउन कराना पड़ा। तो एक तरह से दलितों को इस बार जो चुनाव है उसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो सीधे सीधे भाजपा ने जो बिल्कुल गरीब कल्याण के अपनी नीतियां अपनाई हैं, खास करके राशन वगैरह देना सीधा और सस्टेन्ड पीरियड तक कोविड में स्टार्ट किया गया, उसको बरकरार रखा गया। तो ये सब चीजें जो है वो एक हमारे यहाँ कास्ट क्लास की प्रॉक्सी है। तो हम मान सकते हैं कि बीजेपी ने एक सीधा कल्याणकारी रुख अपनाया है। उसके साथ ही दलित नेतृत्व जो उत्तर प्रदेश में खास करके वो डगमगाया है। लेकिन मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भाजपा अपनी बढ़त बना चुका है और यहाँ भी बसपा कुछ अपना रोल प्ले करती थी, लेकिन भाजपा का वर्चस्व अब यहाँ बढ़ा है। और शेड्यूल्ड ट्राइब में जो लीडरशिप थी, खास करके 5th शेड्यूल के जो एरियाज हैं उसमें भाजपा अपनी काफी पैठ बना चुका है। तो ये सब चीजें हमने राज्य के इलेक्शंस में देखी हैं। तो अब ये देखना है कि क्या वो लोकसभा के चुनाव में भी उसी तरह से तो बना रहता है इलेक्शंस या में डिफरेंट आप राज्यों के इलेक्शंस में आप कह रहे हैं कि कई तरह के फैक्टर्स काम किए हैं जिसने कि दलित वोटर्स को बीजेपी के साथ रखा है। अब क्या लोकसभा चुनाव में भी काम करेगा? राजेंद्र तिवारी जी, इससे एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो आदिवासी वोटर हैं उनका रुझान किधर है, आदिवासी वोटरों का? देखिए, ये समझने के लिए पहले पिछले 10 साल में जो परसेप्शन एक सरकार के बना है, सरकार को लेकर के तमाम नीतियां डाइल्यूट की गई, तमाम इस तरह की घटनाएं हुई जिन पे सरकार ने बहुत कड़ाई से जिस पे एक्शन नहीं लिया और बहुत ही ढिलाई दिखाई दी उसमें। जैसे मैं उदाहरण देता हूं कि खूंटी में पत्थलगड़ी का आंदोलन हुआ और वो आंदोलन एक तरह से जो आदिवासी लोग जहां रहते हैं उनको वहां का अधिकार और प्रशासनिक अधिकार मिले, इसको लेकर के था और पारंपरिक उनके यहाँ ये चला रहा है। बड़ा आंदोलन खूंटी में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उन सारे लोगों पर जो उस आंदोलन में शामिल थे उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। तो इस तरह की घटनाएं और जगहों पे हुई। ये एक बड़ी घटना मैं बता रहा हूँ, छोटी छोटी घटनाएं जैसे सीधी में जो कुछ हुआ या हाथरस में दलितों को ले तो हाथरस का जो कांड हुआ था उसमें सरकार का किस तरह से, भारतीय जनता पार्टी सरकार थी वहां पर। तो ये सब बैकग्राउंड है। और इसके अलावा एक चीज और देखिए कि पिछले 10 सालों में एक परसेप्शन ये बना है कि जितने राइट्स वाले, अधिकार देने वाले कानून थे वो सारे डाइल्यूट किए गए और 8 कानून मैं आपको गिना सकता हूँ। और जितने कानून ऐसे थे जिनसे अंकुश लगे नागरिक अधिकारों पर और नागरिकों पर, उन कानूनों को कड़ा किया गया है, जिसमें यूएपीए है, जिसमें एनआईए का है, जिसमें ईडी वाला है। तो ढेर सारे उस तरह के कानून भी मैं गिना सकता हूँ। तो ये बैकग्राउंड है उसकी। अब हुआ क्या कि जो राहुल गांधी ने जो यात्रा की, उस यात्रा में लोगों से मिले और उसमें जो चीजें निकल करके आई, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा, वो ये बातें तो थी, इन बातों को राहुल गांधी ने स्वर देना शुरू किया और उसका एक इम्पैक्ट जो चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा उसका इम्पैक्ट दिखाई देना शुरू हुआ, दलितों में भी, आदिवासियों में भी और पिछड़ों में भी। मैं आपको एक डेटा और देना चाहता हूं। वो डेटा 2023 में दिल्ली में कांस्टेबल भर्ती हुई। उस भर्ती में कुल पोस्ट निकली मेल कांस्टेबल्स की 4453
और 4,453 में EWS आए 488 और ओबीसी आया सिर्फ 258 और ST आया 242, जबकि जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं इनका ज्यादा होता है और EWS का कम होता है। ऐसे ही जो 5 साल में IAS जो रिक्रूट हुए उसमें भी इस तरह की चीजें हुई। बिल्कुल। तो मेरा ये है कि कुल मिला तो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है राजेंद्र जी। जैसे हम पिछला चुनाव देखें तो उसमें बीजेपी के साथ जो है वोटर्स ज़्यादा गए थे, ये जो दलित वोटर्स हैं या जो आदिवासी वोटर हैं, पर आप कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे बदली कि उसका असर ज़मीन पर दिखने लगा है। अब रिजर्व जो दलित सीटें हैं, तो रिजर्व दलित सीटों का गणित किसके पक्ष में इस वक्त दिखता है? मुझे आदिवासी और दलित दोनों सीटों में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई देता है। जिन राज्यों में, जैसे झारखंड को अगर आप देखें, अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें जहां और अगर आप मध्य प्रदेश को भी देखें, तो जहां पर आदिवासी ज्यादा हैं, गुजरात भी इवन जो आदिवासियों की जो जैसे बनासकांठा वगैरह जो क्षेत्र है, तो इन सब जगहों पर जो रिपोर्ट्स आई हैं उनसे ये लगता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ झुकाव दिखाई दिया है। अब बाकी तो 4 तारीख को मिलेगा। ठीक है, आपने कहा कि जो इस तरह की सीटें हैं वहां पर रुझान दिखता है, इंडिया गठबंधन अपेक्षाकृत थोड़ा मजबूत दिखता है। आपको भी ऐसा लग रहा है मनीषा जी? ये मुश्किल है कहना। झारखंड की कहानी से मैं राजेंद्र जी से अग्री करती हूँ, लेकिन झारखंड में पत्तलगड़ी मूवमेंट जो है वो असेंबली इलेक्शन में एक्ट किया। उसके ठीक पहले 6 महीना पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, वहां भाजपा सब की सब सीट्स जो है वो ले गई थी, और इसके चलते इतना असर रहा पत्थलगड़ी का कि झारखंड में पूरा का पूरा बीजेपी को वहां जो नॉन ट्राइबल लीडरशिप के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, रघुवर दास जी को उन्हें गवर्नर बना के वो बगल के राज्य में गए, और यहाँ बाबूलाल मरांडी जी को वापस लाया गया, यहाँ अर्जुन मुंडा जी भी साथ आए। लेकिन चुनाव की जब मैं प्रक्रिया को देखती हूँ जमीन पर, तो दिखता है कि वो सारी बातें ट्राइबल लीडरशिप लाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन का मुद्दा जो है वो भारी पड़ता है। लेकिन साथ ही गुजरात फॉर एग्जांपल हायर देन नेशनल एवरेज वहां ट्राइबल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, वहां वो बीजेपी के साथ जाते हैं। अब मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में क्लियर पैटर्न नहीं दिखता है। आज डेटा सेंटर में बात कर रहे हैं हम दलित और आदिवासी वोटरों की, इनको रुझाने के लिए दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। और हमारा 5वां सवाल जो इसमें जिस पर चर्चा कर रहे हैं वो यही कि जो रिजर्व आदिवासी सीटें हैं उन पर कौन मजबूत है। अगर आप 2024 का आंकड़ा देखें तो बीजेपी को ये रिजर्व ST सीटें जो थी, शेड्यूल्ड ट्राइब की सीटें, उनमें बीजेपी को 32 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस को 3 और अन्य जो हैं वो 12 पर थे। और 2014 में भी कुछ ऐसा ही था, बीजेपी को ज़्यादा समर्थन था, यहाँ पे 26 सीटें रिजर्व सीटें बीजेपी के पास थीं, कांग्रेस को 5 और अन्य को 16। तो इस वक्त अब यहाँ पे क्या हालात बदले हैं इस चुनाव में? राजेंद्र तिवारी और मनीषा प्रियम, आप दोनों की टिप्पणी इस पर। जी राजेंद्र जी। नहीं, देखिए, जो मैं पहले कह रहा था, अगर आप 2019 के आंकड़े देखें या 2014 के आंकड़े देखें तो 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा रिजर्व सीटें, SC की सीटें जीती थी और 2014 में भी ज्यादा जीती थी। और मोटे तौर पर अगर पीछे भी जाएं तो 1998 के बाद से 2009 को छोड़कर कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा SC सीटें नहीं जीत पाई है। और अगर ST की बात करेंगे तो 1998 और 2009 दो ऐसे साल थे जब कांग्रेस ने ज्यादा सीटें जीती थी। तो अब जो बदला है, दरअसल वो जो आशंकाएं या जो परसेप्शन एक बना हुआ है, अब उसमें कितना चीजें सामने आती हैं, वोट के तौर पर कितना तब्दील होता है, लेकिन उसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। जैसा संकेत आप उत्तर प्रदेश देखें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा SC सीटें हैं, 17 सीटें हैं शायद वहां पर। अब वहां पर जो SCs की सबसे बड़ी नेता मायावती हैं, उनका पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रदर्शन बहुत खराब था और ये माना जाता है कि वो वोट कहीं ना कहीं उसका बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया था और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उस वजह से बहुत अच्छा रहा। लेकिन इस बार मायावती का जिस तरह से जो मैसेज जा रहा है मायावती को लेकर के, जो अभी पिछले उसमें बात भी की मनीषा जी ने, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है।
और जो घटना परसेप्शन है उसके चलते लोग इंडिया गठबंधन की तरफ, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि राहुल तो आप गांधी कह रहे हैं कि लगातार इस इशू को उठा रहे हैं। ठीक है, इंडिया गठबंधन चूंकि लगातार इस इशू को उठा रही है, इसलिए रुझान हो सकता है, आपको लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ है। जो रिजर्व सीटें हैं मनीषा जी, उसमें भी अलग अलग राज्यों की अलग कहानी होगी, जैसा आप पहले भी कह रही थी। तो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीटें, उसमें अभी बीजेपी के पास 32 सीटें हैं, और मध्य प्रदेश में 6 सीटें रिजर्व हैं, झारखंड में 5, उड़ीसा में 5। तो अलग अलग राज्यों में भी क्या इसमें कोई अलग पैटर्न दिखाई दे रहा है कि किस पार्टी की तरफ झुकाव है? ये मोटे तौर पे आपको ये समझना होगा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे डेफिनेट एडवांटेज बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश में ये एक्सपेक्टेड था पिछले विधानसभा चुनाव में ही कि कांग्रेस शायद ज्यादा अच्छा करेगी आदिवासी पट्टी में, लेकिन वैसा हुआ नहीं, और जो बढ़त थी भाजपा की वो बनी रही। तो इन राज्यों में ही एक चंक सीट्स बीजेपी को मिल जाती है। उसके बाद आप झारखंड आ जाइए, तो वहां हो सकता है कि कुछ आधार जो है वो घटे, पश्चिम बंगाल में कुछ घटे, उड़ीसा में हो सकता है बीजेडी के पास जाए, लेकिन कुल मिलाकर ये 5th शेड्यूल के मैदानी इलाके के शेड्यूल ट्राइब सीट्स हैं। इसके बाद आप उत्तर पूर्व में आ जाइए, नॉर्थ ईस्ट में, जहां की विश्व शर्मा जो है वो बड़े एक मजबूत नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनकी अलायंसेस भी हैं। तो मोटा मोटी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में और असम, यही आप लेकर के करीब 15-16 सीट्स जो हैं उसमें बीजेपी काफी अच्छा करती है, उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है। तो सबसे बड़ा यही हो सकता है कि इंडिया गठबंधन इसको 50-50 कर ले। तो वो देखना है कि वो होता है कि नहीं है, इतनी बड़ी बात है। राजस्थान में भी ट्राइबल वोट्स जो है वो छिटके हैं बीजेपी की तरफ से। तो राजेंद्र जी की बात में दम है, लेकिन देखना है कि लोकसभा चुनाव में क्या कोई, जहां कि आप देख रहे हैं बीजेपी के पास 26 सीटें हैं, इस बार भी मैं आपको कह रही हूं कि निश्चित 26 में 15, 32 में से 15-16 तो मैं हाथ पे गिन सकती हूँ जो बीजेपी को जरूर आ रही है। तो उसके बाद 10 और वो बना पाएगी कि नहीं, ये देखने वाली बात। ये जरूर है कि कांग्रेस के पास कम थी, तो जैसा राजेंद्र जी कह रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि कुछ यहाँ पर अगर छिटके हैं तो इनको कुछ फायदा हो सकता है। जैसे बीजेपी के पास 32 अलायंस है ना उनका, अब अलायंस है उनका, जेएमएम से भी है और राजस्थान में भी है, तो कांग्रेस एंड अदर्स का कुछ कॉम्बिनेशन बढ़ सकता है, ये बढ़ सकता है। और अभी 3 ही सीट थी उनके पास, रिजर्व सीट जो है आदिवासियों के लिए। धन्यवाद मनीषा जी और राजेंद्र जी आपके साथ, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद बंगाल में राजनीतिक तूफान उठने के आसार हैं। प्रधानमंत्री ने आज पाली की अपनी रैली में इस फैसले का स्वागत किया है। और प्रधानमंत्री वैसे इस मामले में राजनीतिक टकराव कल ही शुरू हो चुका है। कल गृह मंत्री अमित शाह ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि वो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। बहुत संक्षेप में पहले समझ लें कि पूरा मामला क्या है। हाई कोर्ट ने ये ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द क्यों किए हैं। 2012 में ममता सरकार ने कानून बनाकर ओबीसी के 37 वर्गीकरण किए। इसके अलावा 77 मुस्लिम जातियों को भी इसमें शामिल किया गया। अदालत ने कहा कि 77 मुस्लिम जातियों को पिछड़ा बताना मुसलमानों का अपमान है। निस्संदेह इसके पीछे मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने की राजनीति है। अदालत ने इन दोनों वर्गीकरणों को भी रद्द कर दिया है। हालांकि ये बात साफ है कि जिन्हें इस कानून के तहत नौकरियां मिली हैं उनकी नौकरियां बनी रहेंगी। तो अब इस फैसले का असर जो है वो 5 लाख लोगों पर पड़ेगा। एक नई ओबीसी लिस्ट भी बनेगी। इसके किस तरह के राजनीतिक यहाँ पर असर दिखाई देंगे, हमारे साथ अनुराग वर्मा है, वरिष्ठ पत्रकार, और गौतम लहरी, वरिष्ठ पत्रकार। गौतम लहरी, ये ओबीसी लिस्ट रद्द करने का असर 5 लाख लोगों पर पड़ रहा है, एक नई लिस्ट बनेगी, लेकिन जो अदालत ने कहा कि इतने ज्यादा अगर इसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, जैसे मुसलमानों के लिए कहा गया कि 77 वर्ग इसमें शामिल किए गए, तो ये अपमानजनक है। पर अब ये किस तरह का मुद्दा राजनीतिक टकराव का खड़ा हो रहा है? धन्यवाद। सबसे पहले तो बताओ कि निश्चित तौर पे चुनाव के दौरान एक फैसला एक राजनीतिक विवादित मसला तो होगा। इसमें तृणमूल कांग्रेस स्वाभाविक रूप से ही इसको इस्तेमाल करेंगे कि बीजेपी सरकार ने जो सुविधा हम लोगों को दे रहे थे उसको रद्द किया। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि ये ममता बनर्जी सरकार 2012 में जो फैसला लिया था वो था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कानून नहीं था।
एग्जीक्यूटिव, क्योंकि इसका बैकग्राउंड जो था, लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आने के बाद सेंटर ने रंगनाथ कमीशन बनाया था। उसके बाद उन्होंने एक कमीशन बना के तय किया था जो पिछड़ा जो मुस्लिम जातियां है जिसका आर्थिक आधार पे उसको संरक्षण दिया जाएगा, धर्म के नाम पे नहीं। उसका ममता बनर्जी आने के बाद उसको थोड़ा चेंज करके उसमें और सारे कुछ ओबीसी कुछ संप्रदाय को उन्होंने शामिल किया था, उसको जिसको कहते हैं गोत्र। लेकिन इसका कोई मान्यता नहीं था कोई कानूनी तौर पे। हाईकोर्ट ने जो कहा है, दो बड़े अहम मुद्दा इसमें है। 1993 में जो कानून था बैकवर्ड जो रिजर्व आरक्षण देने के लिए, उसका तहत आरक्षण देने के लिए सिफारिश किया है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोर्ट ने जो इसमें टिप्पणी की है, जो कोर्ट ने कहा है कि ये जो बनाया ममता बनर्जी ने 2012 में कानून, 77 मुस्लिम जातियों को इसमें शामिल किया गया और 77 जातियों को पिछड़ा बताना मुसलमानों का अपमान है, ये वोट बैंक की राजनीति है। अनुराग जी, आपका क्या मानना है? आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जैसा गौतम लाहिरी ने कहा कि ये चुनाव के बीचों बीच ये किया जा रहा है, तो जाहिर है कि इसके एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होंगे। देखिए नगमा, ये एक भारतीय राजनीति में जो वेस्ट बंगाल है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की एक प्रयोगशाला बन के रह गई। 1951 में जब जनगणना हुई थी और जब 2011 में जनगणना हुई तो जो मुस्लिम वोटर है वहां पे 20% से 27% तक पहुंच गया। तो ये स्पष्ट है कि वहां के राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को किस तरह से अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उसी की कड़ी में, हालांकि ये कानून की शुरुआत हुई थी, ये इसकी जो आधारशिला थी वो कम्युनिस्ट शासनकाल में रख दी गई थी, लेकिन इसको अमली जामा पहनाने का काम ममता बनर्जी ने किया। इस ममता बनर्जी का इस समय जो मुझे लगता है, इस समय जो वहां पे ये निर्णय आया है, अगर हम इस समय, जो सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव का टाइम है, अभी 2 फेज बचे हुए हैं, 2 फेज में 18 सीटों पर अभी चुनाव होना वहां बचा हुआ है। तो मुस्लिम का जो वोट है वो तो ममता बनर्जी को जाता ही है। तो इस निर्णय से ममता बनर्जी को कोई लाभ होना है ऐसी उम्मीद मुझे नहीं दिखती है। नहीं, ममता बनर्जी तो कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगी इसे लेकर ना, क्योंकि इतने लोगों को जो नौकरी मिली है वो लोगों पर असर पड़ेगा। वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जो अभी आज की स्थिति है वो ये स्थिति है कि वहां पे ये बात स्पष्ट हो गई है कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति आप कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने अभी कहा उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इन्होंने किया है और अब इसे रद्द किया जा रहा है, तो इसका असर दूसरी तरफ से कैसा पड़ेगा ये देखना है। पर माफ कीजिएगा, अभी हमारे पास इतना ही वक्त है इस पर टिप्पणी के लिए। ये जो एक मामला है इससे आगे भी बातचीत होगी क्योंकि ये मामला अभी और तूल पकड़ सकता है। पाकिस्तान में इन दिनों एक शायर और पत्रकार अहमद फरहाद की गुमशुदगी चर्चा का विषय बनी हुई है। परिवार का आरोप है कि उन्हें ISI ने उठा लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सीधे रक्षा सचिव से रिपोर्ट मांगी है। अहमद फरहाद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को लेकर रिपोर्ट करते रहे हैं और मानवाधिकार हनन का मसला भी उठाते रहे हैं। ये अपनी मर्जी से सोचता है, इसे उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। 14 मई की रात पाकिस्तान के शायर और पत्रकार अहमद फरहाद एक डिनर के बाद इस्लामाबाद के अपने घर लौट रहे थे कि उन्हें काले कपड़े पहने 4 लोगों ने उठा लिया और एक बड़ी सी गाड़ी में ले गए। ये आरोप फरहाद की पत्नी जैनब का है। उनका आरोप है कि उन्हें ISI के लोगों ने उठा लिया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार इससे इनकार करती रही, लेकिन इस इनकार के बावजूद मामला बड़ा होता जा रहा है। जैनब का आरोप है कि फरहाद ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को लेकर जो रिपोर्ट की उस वजह से उन्हें उठा लिया गया है। वो पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में ही पैदा हुए हैं। फरहाद मानवाधिकार हनन के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहे हैं। ये मामला एक परिवार की गुहार बनकर रह जाता, लेकिन लोगों के समर्थन और पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग और हाईकोर्ट के दखल ने इसे एक अलग अहमियत दे डाली। पाक मानवाधिकार आयोग ने पोस्ट कर अहमद फरहाद की गुमशुदगी पर चिंता जताते हुए उनकी फौरन रिहाई की मांग की।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सुरक्षा बल 4 दिनों के भीतर अहमद फरहाद को पेश करें। कोर्ट ने पुलिस से कहा कि वो इस गुमशुदगी को लेकर आईएसआई पर लग रहे आरोपों की भी जांच करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन कयानी ने इस मामले में रक्षा सचिव से रिपोर्ट मांग ली। हालांकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भरोसा दिलाया कि उनका जल्दी पता लगा लिया जाएगा। सवाल करता है ये दीवाना हमारी हद पर। अहमद फरहाद पाकिस्तान के मशहूर शायरों में शुमार किए जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद हो रहा बवाल बता रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और उसकी एजेंसियां किस कदर विरोध की आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही हैं और कैसे पाकिस्तान में एक तबका इनके खिलाफ आवाज उठाने से नहीं हिचक रहा। तो आज 5 की बात में इतना ही। नमस्कार।